हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कक्षा छठी की हिंदी विषय की गतिविधियों की। और इसके अंतर्गत हम पाठ 4 से शुरू करके पाठ 18 तक की जितनी भी गतिविधियां हैं उन सभी गतिविधियों को करेंगे। शुरू करते हैं पाठ 4 से, जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। प्रश्न नंबर 1 है, मध्य के गोले में लिखे शब्द के कई अर्थ हैं। सही अर्थ वाले गोलों में अपनी पसंद के रंग भरो। इसका अर्थ यह हुआ कि मध्य में जो शब्द दिया है, जैसे हम इसकी बात करें तो मध्य में यानी बीच में सूर्य शब्द दे रखा है, तो सूर्य का अर्थ देने वाले यानी सूर्य के पर्यायवाची शब्द हमें छांटने हैं, और जो पर्यायवाची शब्द नहीं है उस गोले में हमें रंग नहीं भरना है। तो सूर्य के पर्यायवाची हैं सूरज, दिनकर और रवि। हमने इन तीनों गोलों में रंग भर दिया है, और दिवस जो है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। अगला शब्द है वायु। वायु के पर्यायवाची हैं समीर, पवन और हवा। इन तीनों गोलों में रंग भर दिया है। गति जो है वो वायु का पर्यायवाची नहीं है। अगला जो शब्द है वह है शरीर। देह, तन, काया, ये शरीर के पर्यायवाची शब्द हैं, और छाया जो है वो पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला शब्द है नभ। नभ के पर्यायवाची हैं आकाश, गगन, अंबर। पाताल जो है वो नभ का पर्यायवाची नहीं है। अगला शब्द है वन। वन के पर्यायवाची हैं कानन, जंगल, अरण्य, और बादल जो है वो वन का पर्यायवाची नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न गतिविधि में इस कहानी को पूरा करें। हमने कहानी में ये जो खाली स्थान थे वो भर दिए हैं। एक बार कहानी को पूरा करते हैं। जमील ने जब यह देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूध बंदर के बच्चे पी जाते हैं। बंदर बकरियों के आसपास उछल कूद करते रहते हैं। बकरियां बंदरों के साथ रहने की आदी हो गई थी। तो इस कहानी को हमने पूरा कर दिया। अब प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। दिए गए वाक्यों के सामने रेखांकित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण शब्द छांटकर लिखें। वाक्य क्या दिया है? पहला वाक्य है जमील ने केला और संतरा खाया। तो इसमें संज्ञा शब्द क्या आ गया? जमील, केला और संतरा, ये तीनों जो है इसमें संज्ञा शब्द आ गई। अगला वाक्य है जमील धीरे धीरे मैदान में दौड़ रहा था। जमील संज्ञा शब्द हमने पहले ही लिख दिया। आगे आया है धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। और मैदान क्या है? मैदान भी संज्ञा शब्द है। उसके बाद है बकरियां बहुत सुंदर हैं। तो बकरियां शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। सुंदर क्या है? विशेषण है। और अगर हम बहुत की बात करें तो वो प्रविशेषण है, जो इसमें पूछ नहीं रखा था। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की भी विशेषता बताई। तो इस प्रकार हमारी ये गतिविधि समाप्त हुई। अगला प्रश्न है, अपने अनुभव के आधार पर एवं चित्र में दिखाए गए मेले के दृश्य पर 5-7 पंक्तियां लिखो। आपने ये दृश्य देख लिया होगा, इसके आधार पर आपको पंक्तियां लिखनी है। मैंने जो पंक्तियां लिखी हैं वो मैं आपको पढ़कर सुना देती हूं। मेले में विभिन्न प्रकार की खाने पीने की चीजों की स्टॉल लगी होती हैं। कई तरह के छोटे बड़े झूले होते हैं। बच्चे व बड़े इन झूलों में झूलकर आनंद लेते हैं। बच्चे और बड़े सभी अपनी अपनी पसंद का सामान खरीदते हैं। यहाँ खाने पीने की चीजों का भी प्रबंध है। तो इस प्रकार हमने जो दृश्य देखा है उसके बारे में लिखा। आप अपनी कल्पना के आधार पर इस मेले का अपने शब्दों में वर्णन करना। अगला प्रश्न है, उचित शब्दों का चुनाव करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। शब्द क्या दे रखे हैं? मेले, बच्चों, सूर्य और ज्यादा। प्रथम वाक्य पढ़ते हैं। मेले में काम करने वाले लोगों को कीमत कम मिलती है, परंतु सबको खुश देखकर खुशी ज्यादा मिलती है। अगला वाक्य है, मेले में बच्चों को खेलने में खूब मजा आया। अगला वाक्य है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों को ध्यान से देखते हुए उनके लिंग और वचन लिखें। सबसे पहले ये लड़के का चित्र है, तो लड़का क्या है? पुल्लिंग है और एक वचन है।
आगे लड़की का चित्र दिया हुआ है, तो लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है और एक वचन है। उसके बाद मिठाई रखी हुई है, तो मिठाई क्या है, स्त्रीलिंग है, लेकिन मिठाई एक नहीं है, ये कई सारे हैं, तो इसलिए ये क्या है, बहुवचन है। उसके बाद ये भिखारी का चित्र दिया हुआ है, तो भिखारी क्या है, पुल्लिंग है और एक वचन है। पाठ 4 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम 5वें पाठ, जिसका नाम है अक्षरों का महत्व, इसकी गतिविधियां करते हैं। इसमें ये सूचना दी गई है इस येलो कलर के बॉक्स में, और उसके आधार पर हमें जो है इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सूचना क्या है, कै ख ग विद्यालय, पुस्तक मेला, समस्त वर्तमान एवं पुराने विद्यार्थी, अभिभावक, गांववासी सहर्ष आमंत्रित हैं। दिनांक 24 मई 2022 और समय है प्रातः 9 बजे से 11 बजे का। स्थान है कै ख ग विद्यालय पुस्तकालय। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मेले को सफल बनाएं। आयोजनकर्ता कौन है, प्राचार्य कै ख ग विद्यालय, और दूरभाष यानी मोबाइल नंबर ये है। अब प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विद्यालय किस समारोह का आयोजन कर रहा है? ऑप्शन है सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल मेला, पुस्तक मेला, पुस्तकालय वितरण समारोह। तो सही उत्तर है पुस्तक मेला। प्रश्न 2 है, पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है कै ख ग विद्यालय पुस्तकालय, कै ख ग विद्यालय पुस्तकालय या खेल का मैदान। सही उत्तर है कै ख ग विद्यालय पुस्तकालय। प्रश्न 3 है, प्रातः 9 बजे से 9 बजे के समय को आप किस प्रकार लिख सकते हैं? ऑप्शन है पूर्वाह्न 9 बजे, अपराह्न 9 बजे, मध्य रात्रि 9 बजे या बाद दोपहर 9 बजे। तो हम इसको लिख सकते हैं पूर्वाह्न 9 बजे। अगला प्रश्न है, समारोह में किस किस को आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन है अभिभावक, गांववासी, वर्तमान विद्यार्थी, और इसका सही उत्तर है सभी, यानी अभिभावकों को भी किया था, वर्तमान विद्यार्थियों को भी और गांववासियों को भी। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय शब्द पुस्तक जमा आलय से बना है। दी गई सूचना में और कौन सा शब्द आया है जिसमें आलय जुड़ा हो? ऑप्शन है देवालय, विद्यालय, शौचालय, विघालय। तो इसमें देवालय देव जमालय, शौचालय शौच जमालय, विद्यालय विद्या जमालय। फोर्थ ऑप्शन है विघालय। विघालय कोई शब्द नहीं होता, और वैसे भी प्रश्न के अनुसार पूछा है कि दी गई सूचना में ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें आलय शब्द आया है, तो वो है ख विद्यालय, क्योंकि विद्यालय है विद्या जमा आलय। भाग 2 में एक विज्ञापन दे रखा है, नीम एलोवेरा टूथपेस्ट, यानी टूथपेस्ट का एक विज्ञापन है। इसमें इसके नीचे लिखा है मोती जैसे चमकते दांतों का राज, और यहां लिखा है नीम एलोवेरा टूथपेस्ट। इसके नीचे लिखा है 100 ग्राम पेस्ट के साथ एक ब्रश मुफ्त, यानी अगर हम 100 ग्राम की ये टूथपेस्ट लेंगे तो उसके साथ एक टूथब्रश फ्री आ जाएगी। इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं? इसकी विशेषताएं ये हैं कि मसूड़ों को स्वस्थ रखेगी, मजबूत दांत होंगे इससे, दुर्गंध से इससे छुटकारा मिलेगा, पीलेपन को दूर करेगी और सांसों में ताजगी भरेगी। और संपर्क हमें किससे करना है? शर्मा जनरल स्टोर से, और ये उसका नंबर है। तो अब प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, मोती जैसे चमकते दांतों का राज क्या है? तो मोती जैसे चमकते दांतों का राज क्या है? ये टूथपेस्ट, और इस टूथपेस्ट का नाम क्या है? नीम एलोवेरा टूथपेस्ट। अगला प्रश्न है, टूथपेस्ट के लिए किससे संपर्क किया जाए? तो हमने पढ़ा था किससे संपर्क करना है? शर्मा जनरल स्टोर से। अगला प्रश्न है, नीम एलोवेरा टूथपेस्ट करने से क्या क्या फायदे हैं? तो हमने इसकी विशेषताएं पढ़ी थी। उसमें क्या था? मसूड़े स्वस्थ बनेंगे, दुर्गंध से छुटकारा मिलेगा, दांत मजबूत होंगे, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी ऑप्शन सही हैं। पाठ 5 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 6 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है पार नजर की। इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है? नीचे दी गई तालिका में से कोई 5 मुहावरे छांटकर वाक्य में प्रयोग करें। हमने इस बॉक्स में से 5 मुहावरे छांट दिए हैं। एक है नाक रगड़ना, ये है नाक कटना, अगला है अंगूठा दिखाना, और उसके बाद है ठिठोली करना, और अंत में है तारे दिखाना।
तो हमने ये 5 मुहावरे जो है ये यहां लिख दिए हैं। नाक रगड़ना, नाक कटना, अंगूठा दिखाना, तारे दिखाना और ठिठोली करना। इनको वाक्य में प्रयोग करना है। अब हम इन मुहावरों से वाक्य बनाते हैं। नाक रगड़ना से वाक्य बनाया, गरीब महेश ने डाकू के सामने बहुत नाक रगड़ी परंतु वह जालिम नहीं माना। अगला है नाक कटना, दुष्ट पुत्र के कारण उसकी नाक कट गई। अगला है अंगूठा दिखाना, राम से मैंने 10 रुपए मांगे तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अगला है तारे दिखाना, पुलिस ने चोर को इतना मारा कि उसे दिन में तारे दिख गए। ठिठोली करना, मोहन को सबसे ठिठोली करने की आदत है। तो हमने इन सभी मुहावरों से वाक्य बना दिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग करते हुए 2 मित्रों की वार्तालाप पूरी करें। मुहावरे क्या हैं? कलम तोड़ना, आसमान का सितारा बनना, गले लगना, चिकनी चुपड़ी बातें करना, भ्रम होना, बू आना, शाबाशी देना, प्रशंसा करना, मक्खन लगाना। अब हम इन मुहावरों का प्रयोग करके इन 2 दोस्तों की जो वार्तालाप हो रही है मोहन और सोहन की, उसको पूरा करते हैं। सोहन क्या कहता है? अरे मोहन कैसे हो? मोहन बहुत अच्छी। सोहन, अरे बाबा क्या लिखते हो, लिखते लिखते कलम तोड़ देते हो, बहुत खूब। मोहन, प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे शाबाशी देने के पीछे कुछ कुछ जलने की बू आ रही है। सोहन, तुम्हारा भ्रम है ये, यह सब बातें व्यर्थ की हैं। मोहन, न जाने मुझे ऐसा लगता है कि तुम चिकनी चुपड़ी बातें कर मुझे मक्खन लगा रहे हो। सोहन, नहीं रे बाबा, हम तो तुम्हें आसमान का सितारा बनते देखना चाहते हैं। मोहन, सचमुच? फिर तो मेरे दोस्त आ, गले लग जा। तो ये सभी मुहावरों का हमने सोहन और मोहन की वार्तालाप में प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हुए अधोलिखित कहानी को पूरा करें। यानी ये कहानी लिखी हुई है और ये जो है शब्द दे रखे हैं, हमने इन शब्दों का प्रयोग ये जो खाली स्थान है इसमें करना है। तो चलिए करते हैं इस कहानी को पूरा। संदीप और मनदीप दोनों अच्छे दोस्त हैं। वे दोनों 6ठी कक्षा में पढ़ते हैं। दोनों ही एक साथ समय पर स्कूल आते जाते हैं। स्कूल से जाते समय रास्ते में अमरूद का बाग आता है। एक दिन उनकी इच्छा अमरूद खाने की हुई। उन्होंने स्कूल से जाते समय अमरूद तोड़कर खाने की योजना बनाई। अगले दिन जब ये लोग स्कूल से घर जाने लगे तो दोनों अलग अलग होकर बाग में घुस गए और अमरूद तोड़कर खाने का स्वाद लिया। स्कूल से आते समय हर रोज अमरूद तोड़कर खाते, ऐसा उनका हर रोज का काम बन गया। एक दिन क्या हुआ, उनको उस बाग के माली ने रंगे हाथों अमरूद खाते पकड़ लिया। फिर तो उनकी पिटाई हुई। अमरूद खाना तो दूर, बाग की ओर मुड़कर भी नहीं देखा। यहाँ एक खाली स्थान दे रखा है, यहाँ आना ही नहीं चाहिए खाली स्थान, क्योंकि जितने शब्द दे रखे थे वो शब्द हमारे पूरे हो चुके हैं। इसमें 17 शब्द दिए हुए थे और हमने 17 शब्द इसमें फिल कर दिए हैं। ये यहाँ खाली जगह वैसे ही दे रखी है, आनी नहीं चाहिए थी, गलती से दी थी है। तो ये कहानी हमारी समाप्त हुई। 6ठे पाठ की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 7 जिसका नाम है साथी हाथ बढ़ाना, इसको शुरू करते हैं। इसके प्रारंभ में क्या है, पंक्तियां दी हुई हैं। किसकी पंक्तियां दी हुई हैं? रहीम दास की। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रश्न है, इन पंक्तियों से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखें। तो हम इन पंक्तियों से क्या समझते हैं? इन पंक्तियों का अर्थ है कि क्षणिक आवेश में आकर प्रेम रूपी नाजुक धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। यानी एक बार क्रोध में आकर जो रिश्ता है माँ बाप का, भाई बहन का, दोस्त दोस्त का, उसको नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों नहीं तोड़ना चाहिए? क्योंकि एक बार धागा टूट जाए तो जुड़ता नहीं। तो अगर एक बार दोस्ती या स्नेह का जो रिश्ता वो टूट जाता है तो जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ता भी है तो क्या हो जाता है, जुड़ भी जाए तो इसमें गांठ पड़ जाती है। तो इसलिए हमारा जो संबंध है उसको हमें आवेश में आकर यानी गुस्से में आकर नहीं तोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न है, दोहे में से कोई 3 संज्ञा शब्दों का चुनाव करके लिखो। इसमें जो संज्ञा शब्द हैं वो हमने लिख दिए हैं, रहीम, धागा, प्रेम और गांठ। अगला प्रश्न है, कवि ने कहा है कि प्रेम यानी विश्वास रूपी धागे को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या आप भी ऐसा मानते हैं? क्यों? हाँ, हम भी ऐसा ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार हम किसी का विश्वास तोड़ देते हैं तो दोबारा हम उसका विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते।
पाठ 7 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 8 जिसका नाम है ऐसे ऐसे, उसकी गतिविधियां करते हैं। इस गतिविधि में एक अनुच्छेद दिया गया है और उस अनुच्छेद के आधार पर आगे प्रश्न पूछे हैं। तो इस गद्यांश को यानी अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। क्या आपने कभी कोई लटकता हुआ रात में चमकता हुआ घोंसला देखा है? ऐसे घोंसले एक बैया नाम की चिड़िया बनाती है। यह घोंसले पेड़ की पतली डालियों से लटके हुए रहते हैं। यह अपना घोंसला पानी के आसपास या कांटेदार पेड़ों पर बनाती है ताकि इसके बच्चे सुरक्षित रहें। घोंसला सूखे तिनकों और पत्ती से बनता है। इस चिड़िया को बुनकर पक्षी भी कहते हैं। इसका घोंसला लालटेन की तरह लटका हुआ होता है। ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ लालटेन की तरह लटका हुआ है। मैं आपको एक बार चित्र दिखा देती हूं कि बैया के घोंसले कैसे होते हैं। तो ये चित्र है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बैया के घोंसले कैसे हैं। प्रश्न 1 है, अनुच्छेद में किस पक्षी के विषय में बात की जा रही है? इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें सही ऑप्शन है बैया के बारे में। अगला प्रश्न है, बैया को बुनकर पक्षी क्यों कहा गया है? उत्तर है, बैया पक्षी पानी के आसपास या कांटेदार पेड़ों पर सूखे तिनकों और पत्तियों से अपना घोंसला बनाती है। अंडों को रखने के लिए बड़ा गोलाकार स्थान होता है और नीचे की तरफ एक ट्यूब की तरह निकलने का रास्ता होता है। इतना सुंदर घोंसला बनाने के कारण इसे बुनकर पक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न है, कांटेदार पेड़ों पर घोंसला बनाने से बैया के बच्चे किस प्रकार सुरक्षित रहते होंगे? उत्तर है, कांटेदार पेड़ों पर घोंसला बनाने से दूसरे पक्षी उसके घोंसलों में नहीं आते, इस कारण बैया के बच्चे सुरक्षित रहते हैं। अगला प्रश्न है, दिए गए अनुच्छेद का एक उचित शीर्षक कारण सहित लिखें। तो इसका उचित शीर्षक है बैया का घोंसला, क्योंकि इसमें बैया के घोंसले की बात की गई है, इसलिए हम इसका शीर्षक क्या लिखेंगे? बैया का घोंसला। इसी के साथ पाठ 8 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 9 की गतिविधियां करते हैं जिसका नाम है टिकट एल्बम। इसमें भी सबसे पहले क्या दिया है? एक अनुच्छेद दिया है, इसको पढ़ते हैं। ये एक तरफ चित्र दिया है और इसी चित्र के आधार पर ये कहानी लिखी हुई है, ये अनुच्छेद लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एक सम्राट को नए नए फैशन के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। वह अपना पूरा समय कपड़ों का चयन, उनको डिजाइन करने और उनको परखने में बिताता था। उसे अपनी प्रजा के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। वह जब भी नए डिजाइन के नए फैशन के कपड़े पहनता तो पूरे नगर का भ्रमण करता ताकि सभी लोग उसके कपड़ों की तारीफ कर सकें। सम्राट के महल की अलमारियां, संदूकें आदि उसके कपड़ों से भरी हुई थी। अब प्रश्न देखते हैं। गद्यांश में आए पदेन रे वाले शब्द छांटिए, यानी जिनके नीचे रे लगा हुआ हो। तो भ्रमण, प्रजा, सम्राट, ये तीनों ही शब्द ऐसे हैं जिनमें पदेन रे है, यानी रे जो है वो किसी भी वर्ण के नीचे लगा हुआ है। तो किसी वर्ण के नीचे अगर रे होता है तो उसको पदेन रे बोलते हैं। जैसे मान लो ये क है और क के नीचे ये रे लगा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे? पदेन रे। अगला प्रश्न है, गद्यांश में सभी बहुवचन का चयन कीजिए एवं गद्यांश में लाल रंग का गोला लगाइए। तो हमने इसमें जो है लाल रंग के गोले लगा दिए हैं। कपड़े, कपड़ों, अलमारियां, संदूकें, इनमें लाल रंग का गोला लगा दिया है क्योंकि ये बहुवचन शब्द हैं। प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में क्या है? गद्यांश में सभी बहुवचन का चयन कीजिए। तो अलमारियां, कपड़ों, कपड़े, संदूकों, ये सभी जो है ये बहुवचन शब्द है, परंतु संदूकों शब्द जो है वो गद्यांश में नहीं आया, अतः उत्तर घ है। अगला प्रश्न है, सम्राट को नए नए फैशन के कपड़े पहनने का बहुत शौक है। इस वाक्य में प्रयुक्त शौक शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है क, चाव, ख, चाय, ग, दुख या घ, कष्ट। सही उत्तर क है, चाव। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार सुख दुख एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं, यानी सुख का विपरीत अर्थ है दुख, इसी प्रकार नीचे दिए गए जोड़ों में से विपरीत शब्दों के उचित जोड़े का चयन कीजिए। नए नए, पहनने परखने, अपना पराया, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है अपना पराया। अपना और इसका विपरीत क्या है? पराया। अगले प्रश्न में दिए गए शब्दों को पुनः लिखना है। तो यहाँ सम्राट, भ्रमण और तारीफ शब्द दिए गए हैं, हमने इनको 3 बार लिख दिया है। सम्राट शब्द को, भ्रमण शब्द को और तारीफ शब्द को। पाठ 9 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 10 की गतिविधियां करेंगे जिसका नाम है झांसी की रानी।
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिर कर चढ़ना न अखरता है। मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब प्रश्न है, कवि ने किन लोगों की हार न होने की बात कही है? सही उत्तर है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होने की बात कही है। अगला प्रश्न है, जब बार बार प्रयास करने पर भी आप एक कार्य में सफल नहीं हो पाते तो क्या करते हैं? अपना कोई अनुभव बताइए। यहां मैं अपना अनुभव बताती हूं, आप अपना अनुभव लिख सकते हैं। मैं अपने काम के प्रति हमेशा दृढ़ संकल्पित होती हूं। अगर बार बार प्रयास करने पर सफलता नहीं मिलती तो मैं यह देखती हूं कि कमी कहां रह गई और उन कमियों को दूर करके पूरी ईमानदारी से एक बार फिर से प्रयास करती हूं। अगला प्रश्न है, क्या सफलता मिलने तक एक ही कार्य के लिए बार बार प्रयास करते रहना सही है? क्यों? उत्तर है हां, सफलता मिलने तक एक ही कार्य के लिए बार बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रयास करने से तो पत्थर भी टूट जाते हैं और मेहनत का फल जरूर मिलता है। भाग 2 करते हैं। सबसे बोलो मीठी बोली, कभी न बोलो कड़वे बोल, आदर मान मिलेगा सबसे बोलोगे यदि मीठे बोल। कड़वे बोल बोल कर कोवा कहीं न आदर पाता है, जहां बोलता जहां बैठता दुत्कारा ही जाता है। तो यहां मीठी बोली के महत्व को बताया है। प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, जिस प्रकार बोली शब्द से मिलता जुलता शब्द टोली है, उसी प्रकार नीचे लिखे गए शब्दों से मिलते जुलते दो शब्द लिखने हैं। तो कभी लिखा है, कभी का हमने लिख दिया सभी जभी। मान लिखा है शान दान। सब से लिखा है कब से जब से। तो यहां जो शब्द लिखे थे हमने उनके दो मिलते जुलते शब्द लिख दिए हैं। अगला प्रश्न है, आप सभी के साथ कैसी बोली में बात करते हैं? तो उत्तर है इसका मीठी बोली में। अगला प्रश्न है, जब आपने किसी से मीठी बोली में बात की हो तो आपको किस प्रकार का आदर मान मिलता है? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। मेरा अनुभव है कि जब हम किसी से मीठी बोली में बात करते हैं, सब आदर करते हैं। एक बार मैं अपने मामा जी के घर गई हुई थी, वहां मैंने सबसे मीठी बोली में बात की तो वहां सभी ने मेरी तारीफ की। अगला प्रश्न है कि जो ये कविता दी गई है, इनकी पंक्तियों को याद करना है आपको और अपनी कक्षा में सुनाना है और कार्य पुस्तिका में भी लिखना है। तो हमने कार्य लिख दी है, सबसे बोलो मीठे बोल, कभी न बोलो कड़वे बोल, आदर मान मिलेगा सबसे बोलोगे यदि मीठे बोल। अगला प्रश्न है, जब कौवा बोलता है तो उसे दुत्कार दिया जाता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके बोलने पर मान सम्मान मिलता है? तो उत्तर है कोयल, क्योंकि वो किस बोली में बोलती है? मीठी बोली में बोलती है। इस कारण कोयल को जो है हर जगह मान सम्मान मिलता है। इसलिए हमें भी मीठी बोली में बोलना चाहिए ताकि हमें भी मान सम्मान मिले। इसी के साथ पाठ 10 की सभी गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 11 को करते हैं, जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखती। इसमें यहाँ एक चित्र दिया हुआ है और चित्र के बाद नीचे यहाँ इस चित्र से संबंधित कहानी दे रखी है। चलिए कहानी को पढ़ते हैं और फिर प्रश्नों के उत्तर देते हैं। कहानी क्या है? खड़ग सिंह उस इलाके का नामी डाकू था। उसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास आया और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा भारती के पास एक मजबूत घोड़ा था जिसका नाम था सुल्तान। अब प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, लोग खड़ग सिंह के नाम से क्यों कांपते थे? उत्तर है, खड़ग सिंह उस इलाके का नामी डाकू था, इस कारण लोग इसके नाम से कांपते थे। प्रश्न 2 है, क्या आप अपने बड़ों को नमस्कार करते हो? यदि हाँ तो किन अवसरों पर? उत्तर है हाँ, हम अपने से बड़ों को प्रातःकाल, रात को या दिन में जब भी मिलते हैं नमस्कार करते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा भारती के पास मजबूत घोड़ा था। वाक्य में प्रयुक्त मजबूत क्या है? तो ये जो घोड़ा शब्द है ये नाम है। नाम है तो इसका मतलब संज्ञा है और इस घोड़े की विशेषता है मजबूत, यानी घोड़े की विशेषता बताई है कि वो कैसा था। तो मजबूत शब्द क्या है? ये विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद का एक अन्य शीर्षक बताइए।
तो इसका अन्य शीर्षक हो सकता है डाकू खड़ग सिंह या नामी डाकू, क्योंकि इसमें डाकू खड़ग सिंह का वर्णन किया है, इस कारण हम इसका शीर्षक डाकू खड़ग सिंह या नामी डाकू रख सकते हैं। पाठ 11 की सभी गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 12 को करते हैं, जिसका नाम है संसार पुस्तक है। इसमें एक ये चित्र दिया गया है और ये चित्र सर्कस का चित्र है। इसमें क्या करना है, आपको इस दृश्य को देखकर 5 से 7 वाक्यों में इस चित्र का वर्णन करना है। चलिए देखते हैं। यह सर्कस का दृश्य है। इसमें एक नट रस्सी पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक लड़का एक साथ कई पहियों से करतब करके दिखा रहा है। एक अन्य स्थान पर 2 व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों ने बोला सर्कस को देखने में खूब मजा आया। अगला है, जब एक बच्चे ने कहा कितना मुश्किल है ये सब करना, तो दूसरे ने उसे समझाया कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी के साथ पाठ 12 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 13, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूं, इसकी गतिविधियां करते हैं। इसमें क्या है कि एक चित्र दिया गया है और साथ में एक कविता लिखी हुई है। चलिए इस कविता को पढ़ते हैं पहले। बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए हैं, सिर पर टोपी पांव में जूती पहने बहुत इतराए हैं। देखा रसगुल्ले को जो ही मुंह में रखा गप से, नरम नरम था बड़ा गरम था जीभ जल गई लब से। बंदर मामा पहन पजामा आंसू भर भर कर रोए, भागे भागे घर को आए बिस्तर पर जा सोए हैं। तो ये कविता है और इसके आधार पर हम जो है आगे के प्रश्नों के जवाब देंगे। पहला प्रश्न है, बंदर मामा क्या पहनकर दावत खाने आए हैं? तो ये पहली लाइन में था, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए हैं, सिर पर टोपी पांव में जूती पहन बहुत इतराए हैं। इसमें ऑप्शन है पजामा, टोपी, जूती या फिर सभी। तो ये सारी चीजें पहनकर आए थे, तो उत्तर क्या हो जाएगा? सभी। अगला प्रश्न है, आपको कौन सी मिठाई इतनी अच्छी लगती है कि उसे देखते ही मुंह में रख लेने का मन होता है और क्यों? उत्तर है, मुझे गरम गरम जलेबियां इतनी अच्छी लगती हैं कि उन्हें देखते ही मुंह में रख लेने का मन होता है। जलेबियां। अगला प्रश्न है, कविता में आए पुनरुक्त शब्द छांटिए। पुनरुक्त क्या होता है बेटा? पुनरुक्त होता है एक जैसा शब्द दोबारा आए। जैसे यहां है भर भर, तो ये भर भर क्या है? पुनरुक्त शब्द है। पहले भी भर, उसके बाद योजक चिन्ह है, उसके बाद भी भर, यानी एक जैसा शब्द है। कविता में जो शब्द आए हैं पुनरुक्त, वो देख लेते हैं एक बार। कविता में आए पुनरुक्त शब्द हैं नरम नरम, भर भर और भागे भागे। अगला प्रश्न है, यदि बंदर को रसगुल्ला पसंद ही नहीं होता तो क्या होता? यदि बंदर को रसगुल्ला पसंद ही नहीं होता तो वह उसे खाने में जल्दबाजी नहीं करता और उसकी जीभ नहीं जलती। भाग 2 में ये एक चित्र दिया हुआ है और इसके नीचे शब्द लिखे हैं अंबर, धरती, सूरज, वायु, धरा, आसमान, पवन, रवि। अब प्रश्न देखते हैं कि इन शब्दों के आधार पर प्रश्न क्या है। प्रश्न है, दिए गए शब्दों को उनके समानार्थी शब्दों के सामने लिखें। यहां ऊपर जो बॉक्स में शब्द दिए हुए हैं उनको। हवा, हवा के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं वायु और पवन। आगे है आकाश, आकाश के पर्यायवाची या समानार्थी शब्द हैं अंबर और आसमान। अगला शब्द है सूर्य, सूरज, रवि। अगला शब्द है पृथ्वी, धरती, धरा। तो ये जो शब्द थे हमने इसके सामने समानार्थी शब्द लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 है, जिस प्रकार एक साथ पढ़ने वाले को सहपाठी कहते हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित के लिए एक शब्द लिखिए, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है। वाक्यांश है ईमानदारी से काम करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? ईमानदार। सदा सच बोलने वाला, सत्यवादी। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। और वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द का उल्टा यानी विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। पहला वाक्य है, दूसरों के साथ अच्छा करो। अच्छा का उल्टा क्या होगा? बुरा नहीं। समय का सदुपयोग करो। सदुपयोग का उल्टा क्या है? दुरुपयोग। दुरुपयोग नहीं। बड़ों के सामने कम बोलना चाहिए, न कि अधिक। तो कम का उल्टा क्या है? अधिक। अगला प्रश्न है, जैसे फूल का अर्थ पुष्प भी होता है, फूलना भी होता है, उसी प्रकार नीचे दिए गए शब्द 2-2 बार लिखे गए हैं, उनके अलग अलग अर्थ लिखिए। तो चलिए लिखते हैं इनके अलग अलग अर्थ। पत्र, पत्र।
पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है और पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होता है। घटा, घटा, घटा का अर्थ कम भी होता है और घटा का अर्थ बादल भी होता है। आगे है उत्तर, उत्तर, उत्तर का अर्थ दिशा भी होता है और उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है। आगे है कुल, वंश और कुल सब भी होता है, सब या सारा या संपूर्ण। तो इस तरह ये जो दो दो शब्द लिखे हुए थे, हमने इन दोनों के दो दो अर्थ बता दिए हैं। इसी के साथ इस पाठ की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 14 की गतिविधियां करेंगे, जिसका नाम है लोकगीत। इसमें क्या है, ये सबसे पहले चित्र दिया हुआ है और प्रश्न है कि गद्यांश को पढ़कर और चित्र देखकर समझते हुए पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चित्र हमने देख लिया, अब हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। गद्यांश है, जब तेल खोलने लगता है तो मुझे हाथ से गोल बनाकर हथेली से थेप थेप कर मुझ में चपटापन लाकर कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला गिरियां आदि भी भरकर उस खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। सच जानना एकदम छोक सा लग जाता है मेरे में, और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता। निकालना तो दूर, जी भरकर उसमें उल्टे खूब लाल किया जाता है। मुझे कोच कोच कर देखा जाता है कि मैं अच्छी तरह सीख गया या नहीं। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है, तब कहीं जाकर बाहर निकाला जाता है। प्रश्न है, मिठाइयां बनाने वाला दुकानदार क्या कहलाता है? हलवाई। अगला प्रश्न है, जब गर्म तेल में कोई सामान तलने के लिए डालते हैं तो कैसी ध्वनि आती है? उत्तर है छन की ध्वनि। बड़ा बनाने में गोल आकार की पिट्ठी में कौन कौन सी चीजें भरी जाती हैं? किशमिश, काली मिर्च, गोला गिरियां। समोसा बनाने में सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी उपयोग में लाई जाती है? उत्तर है आलू। प्रश्न नंबर 5 है, दिए गए व्यवसायों को आधार बनाकर उनके सामने उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को लिखकर रिक्त स्थान भरें। सबसे पहले किसान का चित्र दिया है और व्यवसाय इसका खेती करना हो गया। तो कार्य इसके क्या हैं? खेतों में सिंचाई करना, बुआई करना, फसल काटना, और लाभ क्या होगा उससे? फसल बेचकर पैसा कमाना। आगे चित्र दिया है दर्जी का। व्यवसाय दर्जी, काम क्या है? कपड़े सिलने का कार्य। लाभ क्या होता है? पैसा कमाकर अपनी आजीविका चलाना। आगे चित्र दिया है कुम्हार का। व्यवसाय कुम्हार, काम क्या करता है? मिट्टी से घड़े बनाता है, और लाभ क्या होता है? पैसे कमाकर घर का खर्च निकालता है। इसके बाद माली का चित्र दिया है। माली क्या करता है? पौधों की सिंचाई करता है, कटाई करता है और निराई करता है। लाभ क्या होता है? पैसे कमाकर अपना पेट पालता है। आगे चित्र दिया है सुनार का। ये क्या काम करता है? सोने चांदी के गहने बनाता है, और लाभ क्या होता है? इससे वो खूब पैसे कमाता है। इसी के साथ पाठ 14 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 15, जिसका नाम है नौकर, इसकी गतिविधियां करते हैं। इसमें सबसे पहले ये चित्र दिया हुआ है। ये एक पेड़ है और ये सभी औरतें इसकी पूजा कर रही हैं। हमें इसके बारे में 5 पंक्तियां लिखनी है। तो ये मैंने 5 पंक्तियां लिख दी हैं, एक बार इनको पढ़ते हैं। इस चित्र में कुछ महिलाएं मिलकर पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। इन्होंने पीपल के वृक्ष के चारों तरफ मौली का धागा बांध रखा है। सबने अपने अपने हाथों में पूजा की थाली ले रखी है। पीपल की पूजा करने से भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। सभी महिलाओं ने पूजा करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। अगला प्रश्न है, प्रकृति के विभिन्न रूपों से हमें दैनिक जीवन में मिलने वाली आवश्यक वस्तुओं के विषय में लिखें। प्राकृतिक साधन ये दे रखे हैं, इसका लिंग हमें बताना है और दैनिक प्रयोग की वस्तुएं बतानी है। सबसे पहले दिया है नदियां। तो नदियां क्या है? स्त्रीलिंग है। इससे क्या होता है? खेतों में सिंचाई होती है और इसका पानी जो है वो पीने और नहाने के काम आता है। आगे दे रखा है फूल। फूल जो है पुल्लिंग शब्द है, भगवान की पूजा के लिए और खुशबू के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है।
अगला शब्द है वृक्ष। वृक्ष पुल्लिंग शब्द है, इससे कागज बनते हैं और फर्नीचर बनता है। फर्नीचर में क्या, मेज, बेड, कुर्सी इत्यादि चीजें हम इनसे बना सकते हैं। आगे है पर्वत। पर्वत पुल्लिंग शब्द है। पर्वत जो है हमारे देश की रक्षा के लिए काम आते हैं, इससे पत्थर मिलते हैं, रेती, रोड़ी इत्यादि मिलते हैं। तो ये प्राकृतिक जो चीजें थी, इनसे हमें दैनिक उपयोग की ये वस्तुएं मिलती हैं। इसके साथ ही पाठ 15 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 16 की गतिविधियां करते हैं, जिसका नाम है वन के मार्ग में। इसमें सबसे पहले कविता दी गई है, इसे पढ़ते हैं। क्या है कविता? मेरा भैया गोल मटोल, मीठे मीठे इसके बोल, उसने है एक चिड़िया पाली, नाम है रखा उसका डॉली, डॉली के संग है वह गाता, डॉली के संग है वह हंसता। तो ये कविता है। इसके आधार पर हम आगे के जो प्रश्न है उनका उत्तर देते हैं। प्रश्न है, जिस प्रकार गोल शब्द से मिलती जुलती ध्वनि वाला शब्द है बोल, उसी प्रकार नीचे लिखे गए शब्दों से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द लिखिए। यहां लिखा है पाली, हमने इससे मिलता जुलता शब्द लिख दिया नाली। यहां लिखा गाता, तो हमने लिख दिया खाता। यहां लिखा मेरा, तो मेरा से मिलता जुलता शब्द है तेरा, और नाम से मिलता जुलता शब्द है काम। अगला है, उसने है एक चिड़िया पाली, उसने एक चिड़िया पाली है। पहले इसको कविता के रूप में लिखा और फिर इसका वाक्य बना दिया। इस उदाहरण को देखकर नीचे लिखी पंक्तियों को दोबारा लिखिए। नाम है रखा उसका डॉली, तो उसका नाम डॉली रखा है। अगला वाक्य है, डॉली के संग वह गाता, तो इसका वाक्य क्या बन जाएगा? वह डॉली के संग गाता है। डॉली के संग है वह हंसता, तो इसका क्या बन जाएगा? वह डॉली के संग हंसता है। अगला प्रश्न है, मेरा भैया गोल मटोल। पंक्ति में आए शब्द गोल मटोल क्या है? जो गोल मटोल शब्द आया है, ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या विशेषण है? तो ये क्या है? विशेषण है, क्योंकि ये भाई की विशेषता बता रहा है कि इसका भाई जो है वो कैसा है? गोल मटोल है। अगला प्रश्न है, अपनी कल्पना के आधार पर कविता को आगे बढ़ाइए। मेरा भैया प्यारा प्यारा, सारे जग से न्यारा न्यारा, जीवन में जो कभी मैं उलझा, उसने हर उलझन सुलझाई, गलती पर है वह डांटता, फिर बड़े प्यार से है समझाता, उसके साथ रहने से खुशियों का एहसास है होता, इसलिए भाई का होना हर भाई के लिए खास है होता। तो हमने इस कविता को अपनी कल्पना से पूरा किया। पाठ 16 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 17, जिसका नाम है सांस सांस में बांस, इसकी गतिविधियां करते हैं। सबसे पहले ये पद्यांश दिया है और सामने एक चित्र दिया है। इस चित्र को देखते हैं और इस पद्यांश को पढ़ते हैं, फिर इसके आधार पर इसके प्रश्नों के उत्तर देंगे। मेरा गांव शहर से दूर है, मैं आज अपने गांव जाने के लिए शहर से निकली, मेरे गांव में पहुंचने के लिए ऊंची चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, पैदल चढ़कर जाना पड़ता है। मैं अपने गांव जाने के लिए पहाड़ पर चलने लगी, सूरज की तेज धूप भी चढ़ाई के साथ साथ और तेज होती जा रही थी। मुझे बहुत प्यास लगने लगी, मैं कुछ देर एक पत्थर पर बैठी और बोतल से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। अब इस गद्यांश के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्न है, इस अनुच्छेद में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी पुरुष के लिए या किसी के लिए भी नहीं। तो यहाँ चित्र में लड़की दिखाई है, तो इसलिए ये मैं शब्द लड़की के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सूरज की तेज धूप चढ़ाई के साथ और तेज होती जा रही थी, पंक्ति का क्या अर्थ हो सकता है? गर्मी तेज होती जा रही थी, या बारिश तेज होती जा रही थी, या सर्दी अधिक होती जा रही थी, या आसमान पर बादल घिर आई थी। तो सही अर्थ क्या है? गर्मी तेज होती जा रही थी। अगला प्रश्न है, लड़की को प्यास क्यों लगी? इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, लड़की सूरज की तेज धूप में ऊंची चढ़ाई चढ़कर अपने गांव जा रही थी, अतः तेज धूप में गर्मी के कारण उसे प्यास लगी। अगला प्रश्न है, यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो क्या होता? उत्तर है, यदि पहाड़ पर सड़क बनी होती तो वह लड़की किसी भी वाहन में बैठकर अपने गांव चली जाती और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। इसी के साथ पाठ 17 की गतिविधियां समाप्त हुई। अब हम पाठ 18, जिसका नाम है संत शिरोमणि रविदास, इस पाठ की गतिविधियां करते हैं। इसके प्रारंभ में एक गद्यांश दिया हुआ है और रानी लक्ष्मीबाई का चित्र दिया हुआ है।
गद्यांश में क्या है, मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। वह मनुबाई से लक्ष्मीबाई बन गई। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। राज्य भर में खुशियां मनाई गई, किंतु यह प्रसन्नता थोड़े समय के लिए ही रही। अभी बालक 3 मास का ही था कि उसकी मृत्यु हो गई और राजमहल में शोक छा गया। अब इस गद्यांश के आधार पर हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न है, गंगाधर राव कौन थे? तो इसका सही उत्तर है झांसी के राजा। अगला प्रश्न है, कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उपयुक्त पंक्ति में रानी शब्द किसके लिए आया है? तो यहाँ रानी शब्द किसके लिए आया है? लक्ष्मीबाई के लिए आया है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इसमें ये जो 4 जगह लिखा हुआ है प्रसन्नता शब्द, इसमें शुद्ध शब्द ये है प्रसन्नता। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों से एक एक वाक्य बनाइए। यहां शब्द दिया है शोक और शोक। शोक से वाक्य बनाया। महात्मा गांधी की मृत्यु पर हजारों लोगों ने शोक जताया। और शौक, मैं मिठाई बड़े शौक से खाता हूं। अगला प्रश्न है, आप अपने आसपास पाए जाने वाले पक्षियों और उनकी ध्वनियों से परिचित हैं। आओ पक्षियों के नाम के आगे उनकी आवाज लिखें। इसमें तोता जो है वो क्रीक क्रीक की आवाज करता है। जो कोयल है वह कूकती है, कुहू कुहू की आवाज करती है। जो चिड़िया है वो चींची की आवाज करती है। और जो कौवा है वह कांव कांव करता है। तो ये थी विभिन्न पक्षियों की आवाजें। अंतिम प्रश्न है, दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग करें। तितलियां, फूलों पर रंग बिरंगी तितलियां मंडराती हैं। बगीचा, हमारे घर के पास अमरूद का एक बगीचा है। कर्म, हमें कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसी के साथ हमारी पाठ 4 से पाठ 18 तक की सभी गतिविधियां समाप्त हुई। आप सभी बच्चे इन गतिविधियों को उड़ान की जो आपने कॉपी बनाई है उसमें अवश्य लिखें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि सभी बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।